स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हिटलर की विदेश नीति। तो हिटलर की विदेश नीति को समझने के लिए हम सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी कि उस टाइम पे जर्मनी की जो तत्कालीन स्थिति थी उससे रूबरू होंगे, उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उस टाइम की जर्मनी की तत्कालीन स्थिति क्या थी। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार चुका था, पराजित हो चुका था। उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर वर्साए की संधि की अपमानजनक जो शर्तें थी वो ज़बरदस्ती उस पर थोप दी गई थी। आप सभी को पता है वर्साए की संधि में क्या क्या प्रावधान थे। वर्साए की संधि में युद्ध का जिम्मेदार जो है वो जर्मनी को ठहराया गया था। युद्ध की क्षतिपूर्ति की रकम उससे वसूली गई थी। उसके उपनिवेश उससे छीन लिए गए थे। सार का कोयला क्षेत्र 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। उसका अल्सास और लॉरेन वाला इलाका उससे वापस ले लिया गया था। उसकी सेना को सीमित कर दिया गया था। इस तरीके से जर्मनी को सैनिक और आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया था। जर्मनी को सैनिक और आर्थिक रूप से पंगु यानी कि कमज़ोर बना दिया गया था। वहाँ की जो जनता थी वो वाइमर गणतंत्र और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ उनमें बदले की भावना थी वहाँ के लोगों में। तो ये थी उस टाइम की पृष्ठभूमि, यानी कि तत्कालीन परिस्थिति जर्मनी की। और इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित था हिटलर का विदेश नीति। इन्हीं सब चीज़ों से हिटलर ने अपनी विदेश नीति को बनाया, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो हिटलर की विदेश नीति का सबसे प्रमुख अंग क्या था? वर्साए की संधि को भंग करना। हिटलर की विदेश नीति में कौन कौन सी चीज़ें थी? सबसे पहले वर्साए संधि को भंग करना। वर्साए संधि को भंग करना क्यों था? क्यों चाहता था हिटलर वर्साए संधि को भंग करना? क्योंकि हिटलर का मानना था कि वर्साए की संधि ने जर्मनी के राष्ट्रवाद को आघात पहुंचाया था। अभी हमने देखा वर्साए की संधि में क्या क्या प्रावधान थे। उसने जर्मनी को आर्थिक सैनिक रूप से कमज़ोर बनाया। जर्मनी की जो स्थिति थी उसके लिए जिम्मेदार था वर्साए की संधि। इसीलिए वर्साए की संधि को भंग करना चाहता था हिटलर। वर्साए की संधि से जर्मनी के राष्ट्रवाद को, उनके सम्मान को आघात पहुंचा था। जर्मनी के राष्ट्रवाद को आघात पहुंचा था। साथ ही साथ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। इस सब का बदला लेना चाहता था हिटलर। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। ठीक है। सेकंड, उसकी विदेश नीति का दूसरा मुद्दा क्या था? सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में बांधना। मतलब जितने भी जर्मन जाति के लोग हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको एक सूत्र में बांधना। यानी कि इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना। अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख अंग था। हिटलर चाहता था कि जितने भी जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जर्मन मूल के लोग हैं, जर्मन जाति के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनको एक सूत्र में बांधा जाए। इसीलिए जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड की भी मांग की थी। इसीलिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसका सुडेटनलैंड वाला इलाका, उसकी मांग की थी। सुडेटनलैंड, क्योंकि यहाँ पे जर्मन जाति के लोग रहते थे। सुडेटनलैंड कहाँ पे? चेकोस्लोवाकिया में है। चेकोस्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया देश का नाम है। उसका एक क्षेत्र है सुडेटनलैंड, जहाँ पर जर्मन जाति के लोग निवास करते थे। जर्मन जाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे। इसलिए हिटलर चाहता था कि इसको जर्मनी में मिला लिया जाए। जर्मन जाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे। हिटलर की विदेश नीति का तीसरा पॉइंट है, हिटलर की विदेश नीति का तीसरा पॉइंट है जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। हिटलर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। चौथा पॉइंट इसका है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो साम्यवाद
की शुरुआत होती है 1917 में, जो रूसी क्रांति हुई, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद, सबसे पहले विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा, और उसी तरीके से इसका प्रभाव हमें जर्मनी पर भी देखने को मिलता है। तो इसका प्रभाव जर्मनी पर क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा इसका जर्मनी पर, कि वहाँ जर्मनी में भी कई सारे साम्यवादी संगठन बनने लगे। जर्मनी में कई सारे साम्यवादी संगठन बनने लगे। और साम्यवाद का तेज़ी से प्रसार हो रहा था, और चूँकि हिटलर जो था, नाजीवादी जो विचारधारा, वो साम्यवाद के विरोध में थी, इसीलिए इनकी विदेश नीति का एक प्रमुख अंग ये भी था कि ये साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। तो हिटलर ने अपनी विदेश नीति, ये जो चारों हमने पढ़ा, चारों इनकी जो विदेश नीति के जो अंग थे, जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए हिटलर ने कई सारे ठोस कदम उठाए, जिनको हम देखेंगे क्या कौन कौन से कदम उठाए। सबसे पहले इन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, ये जो भी चारों सिद्धांत हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हिटलर ने कई सारे ठोस कदम उठाए। जिसमें से सबसे पहला था, हिटलर ने अपने आप को राष्ट्र संघ से अलग कर लिया। ऐसा क्यों किया उसने? हिटलर ने अपने आप को राष्ट्र संघ से अलग कर लिया। किस मुद्दे पर? निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर। 1933 में जेनेवा में एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। जो निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, हिटलर चाहता था कि जो निःशस्त्रीकरण की शर्तें हैं, हिटलर चाहता कि इसकी जो शर्तें हैं वो सभी देशों पर समान रूप से लागू हों। हिटलर क्या चाहता था? निःशस्त्रीकरण की जो शर्तें हैं वो सभी देशों पर समान रूप से लागू की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे नाराज़ होकर के हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। तो निःशस्त्रीकरण क्या है? हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। निःशस्त्रीकरण क्या होता है? ये हथियार के इस्तेमाल को, प्रयोग को कम करना, हथियार के इस्तेमाल को सीमित करना निःशस्त्रीकरण कहलाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जब हार गया, उसके ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई। तो उस वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ निःशस्त्रीकरण की नीति लागू कर दी गई थी, यानी उनके सेना रखने पर भी सेना को सीमित कर दिया गया था, और हथियार पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सेकंड पॉइंट, उसने कौन से कदम उठाया? उसने वर्साई की संधि को भंग करने का काम किया। वर्साई की संधि आप सभी जानते हो, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी। वर्साई की संधि किसके किसके बीच में? मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे देश। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश इसमें मित्र राष्ट्र में आते हैं। तो वर्साई की संधि को भंग करना, हिटलर के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसने वर्साई की संधि को भंग करने का काम किया। वर्साई की संधि में एक प्रावधान ये भी था कि जर्मनी को अपनी सेना को सीमित करना था, लेकिन जो निःशस्त्रीकरण की जो नीति थी उसके सभी धाराओं को न मानते हुए हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। तीसरा काम उसने क्या किया? जर्मनी ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया। इसमें क्या था कि दोनों देश जो है, पोलैंड और जर्मनी, एक दूसरे की जो सीमा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो 10 वर्ष का ये समझौता हुआ कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करेंगे। 10 वर्षों तक ये समझौता हुआ इनके बीच में।
तो पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया उसने, एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक। चौथा उसने कौन सा कदम उठाया, उसने ब्रिटेन के साथ समझौता किया। ब्रिटेन के साथ समझौता किया जर्मनी ने, जो कि जर्मनी की यह एक कूटनीतिक जीत बताई जाती है। जर्मनी की यह एक कूटनीतिक जीत बताई जाती है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने ये स्वीकार कर लिया कि जर्मनी अपनी सेना का विकास कर सकती है, सेना को बढ़ा सकती है। तो जर्मनी को ब्रिटेन के साथ समझौता करके जर्मनी को अपनी सेना बढ़ाने का अधिकार मिल गया। जर्मनी अब अपनी सेना का विकास, सेना को बढ़ा सकती थी, बशर्ते शर्त यह थी कि वह अपनी नौसेना को ब्रिटेन की नौसेना से 35% के से अधिक नहीं बढ़ा सकती थी। तो यह एक ब्रिटेन के साथ समझौता जो था जर्मनी का, वो उसकी एक कूटनीतिक जीत बताई जाती है, जिसमें उसको अपनी सेना बढ़ाने का अधिकार मिला और बशर्ते शर्त यह थी कि वह अपनी नौसेना का विकास 35% से अधिक नहीं कर सकता है। किसके 35% के अधिक नहीं कर सकता है? ब्रिटेन की नौसेना के 35% से अधिक नहीं कर सकता। पांचवा कदम उसने उठाया कि रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया। अब रोम बर्लिन धुरी क्या है? रोम बर्लिन धुरी यह जर्मनी और इटली, इसमें 2 देश शामिल है, जर्मनी और इटली। तो हुआ क्या, हिटलर की जो विदेश नीति थी काफ़ी आक्रामक थी। इस वजह से हिटलर की विदेश नीति की वजह से हिटलर अपने आप को पूरे दुनिया के देशों से अलग कर लिया था उसने, कोई भी देश उसके साथ नहीं था। ऐसे इस परिस्थिति में हिटलर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इटली की तरफ, यानी कि मुसोलिनी की तरफ, क्योंकि उसकी भी विचारधारा इससे मिलती जुलती थी। तो दोनों ने मिल करके रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया। कौन कौन से 2 देश? जर्मनी और इटली। तो इटली की राजधानी रोम है, जर्मनी की बर्लिन, इसीलिए इसको रोम बर्लिन धुरी कहा गया। छठवां कदम उसने उठाया, हिटलर ने कॉमिंटन विरोधी समझौता किया। कॉमिंटन विरोधी समझौता, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कॉमिंटन कहाँ से आया ये शब्द। तो कॉमिंटन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिल करके बना है। कॉमिंटन किसका शॉर्ट फॉर्म है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसको शॉर्ट करके कॉमिंटन बनाया गया है। कॉमिंटन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि साम्यवाद के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है किसके लिए काम करती है? साम्यवाद के लिए। तो कॉमिंटन विरोधी समझौता यानी कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों ने आपस में समझौता किया, ताकि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, उसके बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जर्मनी, जापान, इटली ने मिल करके एक समझौता किया, साम्यवादी विरोधी समझौता, कॉमिंटन विरोधी समझौता 1936 में। और यही तीनों देश जो थे ये बाद में चल करके धुरी राष्ट्र कहलाए। यही तीनों देश आगे चल करके धुरी राष्ट्र कहलाए। ठीक। तो कॉमिंटन विरोधी समझौता समझ गए, ये 3 देशों के बीच में आपसी समझौता था। किसके लिए? साम्यवादी खतरा से बचने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलयन। जैसा कि हमने देखा कि हिटलर की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग ये भी था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, साथ ही साथ वह अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यानी कि जितने भी जर्मन भाषी, जर्मन मूल के लोग हैं, जर्मन जाति के लोग हैं, उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा था वो हिटलर। इसी वजह से उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलयन जर्मनी में करने का काम किया।
तो सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया को आक्रमण करके इसमें मिला लिया जर्मनी में। उसके बाद वह चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड वाला जो इलाका है उसकी मांग कर रहा था चेकोस्लोवाकिया की सरकार से। क्यों कर रहा था? क्योंकि सुडेटनलैंड जो इलाका है उसमें जर्मन जाति के लोग निवास करते थे काफ़ी संख्या में, इसलिए हिटलर चाहता था कि वो वाला इलाका हमें मिल जाए। लेकिन चेकोस्लोवाकिया की जो सरकार थी उसने वो देने से मना कर दिया। इसी को लेकर के 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ, म्यूनिख समझौता। और इस समझौता के तहत इस मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने जर्मनी का साथ दिया। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया। और म्यूनिख समझौता के तहत हिटलर को जो है वो सुडेटनलैंड वाला इलाका मिल गया। हिटलर को सुडेटनलैंड वाला इलाका प्राप्त हो गया। सुडेटनलैंड जो कि कहाँ पे है? चेकोस्लोवाकिया में। हिटलर को सुडेटनलैंड वाला इलाका प्राप्त हो गया। फिर अगले ही वर्ष 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। और ये सब होते हुए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो पश्चिमी देश थे वो लोग मात्र मूक दर्शक बन करके इस सब चीज़ों को देख रहे थे। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहे थे इसका। इसी वजह से जर्मनी का जो है वो मन बढ़ता चला जाता है और जर्मनी का मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने आगे चल करके पोलैंड जो देश है उसके डेजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारे की मांग की उससे, जिसको मानने से वहाँ की सरकार ने इनकार कर दिया। जिसके बदले में जर्मनी ने यानी हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जो ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पर मात्र मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, तब जा कर के फ्रांस और ब्रिटेन का आँख खुला और उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और फ्रांस और इंग्लैंड भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। ये लोग मित्र राष्ट्र की तरफ से। तो इनके युद्ध में शामिल होने से जर्मनी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया और मित्र राष्ट्र की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जर्मनी युद्ध में हार जाता है। मित्र राष्ट्र की एक बार फिर से जीत होती है। हिटलर आत्महत्या कर लेता है और इसी तरीके से पूरे विश्व को एक तानाशाह से मुक्ति मिल जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। किस लिए? ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो। वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, आपसी समझौता से बात मनवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा ना बने, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर जो है नाज़ीवाद वो समाप्त हो जाता है। आपका एक टॉपिक बस रह गया, हिटलर एवं उसके कार्य, उसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। हिटलर एवं उसके कार्य एक टॉपिक रह गया है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर में बने रहने के लिए।